हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम लोग यूजीसी एनटीए नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो 19 दिसंबर 2018 को एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता ही है, उस समय 3 घंटे का एग्ज़ाम हुआ था और 30 मिनट का ब्रेक भी दिया गया था। तो आज हम लोग उसी के फर्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। आपको पता ही होगा कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का वो पेपर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका दोनों मीडियम में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो हिंदी मीडियम के उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बाइलिंगुअल पेपर है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर? सेंसरी परसेप्शन, बिलीफ, एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी। कह रहा है निम्न में से कौन एक शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक गुण है? पहला ऑप्शन है इंद्रिय बोध, दूसरा ऑप्शन है विश्वास, तीसरा है अकादमिक स्वधारणा, चौथा है दृश्यिक साक्षरता का स्तर। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन जो सेंसरी मेमोरी है, सेंसरी है, इंद्रिय बोध है, इसका कॉग्निशन से कोई मतलब नहीं है। जो सेंसेस हैं, सेंसेस का काम केवल क्या होता है? परसेप्शन का काम होता है, और परसेप्शन का काम होता है और केवल ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है। किसके ट्रांसफॉर्मेशन के? का इंफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है। तो जो पहला ऑप्शन है आपका इंद्रिय बोध, ये संज्ञानात्मक गुण के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है विश्वास। तो विश्वास जो है आपका, जो बिलीफ है, ये एक एटीट्यूड का पार्ट है, ये एक बिहेवियरल पार्ट है। इसका कॉग्निशन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका है अकादमिक स्वधारणा, एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एकेडमिक शब्द जुड़ गया है, इसलिए आपको लग रहा होगा ये ऑप्शन होगा, लेकिन ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब केवल इतना है, अकादमी के स्वप्रत्यय के अकादमी के प्रति आपका स्वप्रत्यय या सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें कहीं भी कॉग्निशन की बात नहीं हुई है। जो लास्ट ऑप्शन है, जो आपका लास्ट ऑप्शन है, वो है विजुअल, लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी। ये जो फोर्थ ऑप्शन है, यही ऑप्शन सही होगा। वो क्यों सही होगा? वो इस वजह से सही होगा, जो आपकी विजुअल लिटरेसी है। विजुअल लिटरेसी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई इमेज देखी या कुछ परसीव किया, तो ये जो आप परसीव करते हैं, ये तुरंत आपके माइंड में इसकी क्या होने लगती है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी सूचना संसाधन होने लगता है। और एक क्लास में मैंने बताया था, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो कॉग्निशन का एक पार्ट है। यानी कॉग्निशन का एक पार्ट का मतलब, कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से जब हम फोर्थ ऑप्शन को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो विजुअल लिटरेसी है, यानी जो हमें दिखाई दे रहा, उसको हम परसीव करके कहाँ ले जा रहे हैं? अपने माइंड में। और माइंड में जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के थ्रू, जो इनपुट है वो प्रोसेसिंग के थ्रू आउटपुट में बदल रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दृश्यिक साक्षरता का स्तर, लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। एज अ टीचर यू विश टू प्रेडिक्ट द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल सक्सेस इन योर सब्जेक्ट। योर मेन पर्पज इज टू प्रेडिक्ट और टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल हु हैव ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट अलॉन्ग स्पेशल लाइन्स और हु आर लाइकली टू प्रॉफिट most by special training. Which test you would apply to accomplish that? Aptitude test, second one is intelligence test, third one is personality test, fourth one is prognosis test. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस एक शिक्षक के रूप में आप अपने विषय में क्षमता और संभावित सफलता का अनुमान लगाना चाहते हैं। ठीक है, एज अ टीचर आप अपने विषय में बच्चों की
सफलता, संभावित सफलता का पोटेंशियल को जानना चाहते हैं। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुमान करना तथा उन व्यक्तियों की पहचान करना जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं या जिनके विशिष्ट प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। तो आप इस चीज़ को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व परीक्षण और चौथा ऑप्शन है भविष्य सूचक परीक्षण। तो ये देखिए, ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि आपको किसी का एबिलिटी चेक करना है। देखिए यहाँ पर दो ही ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होगा, एक एप्टीट्यूड टेस्ट में, दूसरा इंटेलिजेंस टेस्ट में। बाकी के दो ऑप्शन तो क्लियर हैं कि किसी भी क्षमता को जानने के लिए हमें पर्सनैलिटी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रोग्नोसिस टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इंटेलिजेंस टेस्ट केवल आपके आईक्यू लेवल को जानने के लिए किया जाता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? केवल और केवल एक ऑप्शन बचा जो है एप्टीट्यूड टेस्ट, और वही सही होगा। इसको बोलते हैं अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण से हम किसी भी बच्चे के स्पेसिफिक एरिया के पोटेंशियल को मेज़र करने का प्रयास करते हैं। यानी वो टीचर क्या करेगा, कौन सा टेस्ट अप्लाई करेगा? एप्टीट्यूड टेस्ट। आपने देखा होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो नोटिफिकेशन दिया रहता है उसमें एक सेक्शन होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का। वहाँ पर आपका एप्टीट्यूड ही चेक किया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आप उस पोस्ट के लायक हैं या नहीं, आप उस पोस्ट के लेवल का सिंपल टर्म्स की जानकारी रखते हैं या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए। थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू ज्या प्याजे देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ज्या प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? तो ज्या प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। ज्या प्याजे के बारे में मैं बता देता हूँ कि ज्या प्याजे एक कौन है। ज्या प्याजे एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी हैं। इनकी जो थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है। और 4 स्टेजेस जो है, पहला है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि 4 स्टेजेस हैं। ज्या प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। यानी कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर लास्ट का 610, वो आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जॉन डीवी एक्सप्लेन्ड स्कूल एज A/N डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन एज अ प्रोसेस, सोशल फिलोसॉफिकल, सेकेंड वन इज सोशल, थर्ड वन इज इकोनॉमिकल फिलोसॉफिकल, फोर्थ वन इज एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल। ये कहा जा रहा है कि जॉन डीवी ने विद्यालय को एक डैश संस्थान और शिक्षा को एक डैश प्रक्रिया कहा है। तो देखिए जॉन डीवी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जॉन डीवी कौन है। जॉन डीवी एक फिलोसोफर हैं और ये एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं, अमेरिकन फिलोसोफर थे। इन्होंने ये कहा था कि एक बहुत ही फेमस लाइन है इनकी, स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। यानी इन्होंने क्या कहा था कि स्कूल क्या है, समाज का लघु रूप है। यदि आपको किसी भी समाज के बारे में जानना है, किसी भी सोसाइटी के बारे में जानना है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, तो आप केवल वहाँ के एक स्कूल का विज़िट कराइए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है। तो इसीलिए सोशल फिलोसोफर कहा जाता है जॉन डीवी को। इस हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो क्या है, जॉन डीवी ने विद्यालय को एक क्या कहा है, सामाजिक संस्थान, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। और शिक्षा को एक इन्होंने क्या कहा है, दार्शनिक प्रक्रिया। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि जिसका कोड है 613 वो सही होगा कि जॉन डीवी ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्थान और शिक्षा को एक प्रक्रिया कहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत की थ्योरी किसने दी थी? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड,
दूसरा ऑप्शन है होवार्ड गार्डनर, तीसरा ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टीन और आपका लास्ट ऑप्शन है ज्यां प्याजे। तो देखिए ज्यां प्याजे के बारे में तो आप लोगों ने जान ही लिया, अब इनके बारे में भी जान लीजिए जो होवार्ड गार्डनर हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है सिगमंड फ्राइड, तो सिगमंड फ्राइड ने दी है साइको एनालिटिक थ्योरी। सिगमंड फ्राइड भी एक पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। साइको एनालिटिक थ्योरी है किसकी? होवार्ड गार्डनर की। उसके बाद सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिगमंड फ्राइड की। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन का आप लोग जानते ही हैं सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन है ज्यां प्याजे के बारे में मैंने बता ही दिया। और लास्ट वन ऑप्शन जो है आपका सेकंड, वो है होवार्ड गार्डनर, यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? होवार्ड गार्डनर ने दी है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? होवार्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एम्पिरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेज इज एसोसिएटेड विद। पहला है फिक्शनल नैरेटिव्स, सेकंड ऑप्शन इज पॉजिटिविस्ट फिलोसफी, थर्ड वन इज हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, फोर्थ वन इज रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यानी सामाजिक विज्ञान में प्रयोग मूलक शोध निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? काल्पनिक कथानक से, सकारात्मक दर्शन से, ऐतिहासिक कलाकृतियाँ से और धार्मिक प्रथा से। तो अगर हम बात करें जो एम्पिरिकल रिसर्च है, देखिए जब हम लोग रिसर्च के टाइप्स पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया भी था एम्पिरिकल रिसर्च के। तो जो सोशल साइंसेज में एम्पिरिकल रिसर्च की जाती है वो किससे रिलेटेड है? तो देखिए सोशल साइंस में जो एम्पिरिकल रिसर्चेस की जाती हैं वो एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैटेगरी में रखा जाता है। और एक क्लास मैंने पॉजिटिविज्म के बारे में बताया था। पॉजिटिविज्म भी क्या कहता है? पॉजिटिविज्म भी बेस्ड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे, एम्पिरिकल रिसर्च पर। आप अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। तो पॉजिटिविज्म के जो जनक हैं ये भी मैंने बताया था, वो कौन है? ऑगस्ट काम्टे। तो ऑगस्ट काम्टे क्या कहते हैं कि जो विज्ञान के द्वारा, जो साइंस के द्वारा सिद्ध है, प्रूव्ड है, वही सत्य है। और इसी को कहा जाता है एम्पिरिकल रिसर्च, यानी अनुभव सिद्ध शोध। तो इसको कोरिलेट करिए तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो एम्पिरिकल रिसर्च है सोशल साइंसेज में वो किससे एसोसिएटेड होगा? वो पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी से एसोसिएटेड है, क्योंकि पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी या पॉजिटिविज्म क्या कहता है? एम्पिरिकल रिसर्च पर बेस्ड है, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर बेस्ड है, वो जब तक स्वयं सिद्ध ना हो जाए कोई भी इवेंट या कोई भी टॉपिक, तब तक उसे सत्य नहीं मानता है। तो इस तरीके से बाकी के 3 ऑप्शन नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रीजनिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक केस टू जनरल कंक्लूजन इज नोन एज साइंटिफिक लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, थ्योरेटिकल लॉजिक। यानी कि क्या कह रहा? किसी विशिष्ट मामले में सामान्य निष्कर्ष तक के तर्क को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? तो आपको मैंने एक क्लास ली थी, उसमें बताया भी था कि पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए। वैज्ञानिक तर्क, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क और सैद्धांतिक तर्क। देखिए वैज्ञानिक तर्क और सैद्धांतिक तर्क इसका कोई मतलब ही नहीं है, केवल 2 ही ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होगी, एक इंडक्टिव लॉजिक, दूसरा डिडक्टिव लॉजिक। यानी कि ऐसी कौन सी लॉजिक है जिसमें हम लोग स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, यानी स्पेसिफिक केस से हम लोग कहाँ की ओर बढ़ते हैं? जनरल केस की ओर। तो एक क्लास मैंने ली थी, आपको पता होगा, इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव लॉजिक की। उस लेक्चर में मैंने ये दोनों मेथड बताए थे, डिडक्टिव मेथड। तो उसमें मैंने कहा था कि जो इंडक्टिव मेथड होता है, इंडक्टिव मेथड जो होता है, इंडक्टिव लॉजिक में हम लोग कहाँ से कहाँ की ओर जाते हैं? स्पेसिफिक टू जनरल। और डिडक्टिव मेथड में हम लोग क्या करते हैं? जनरल या नियम से विशिष्टता की ओर, स्पेसिफिक की ओर। तो ऑप्शन में देखिए जो इंडक्टिव लॉजिक है वो किससे मैच कर रहा है? क्वेश्चन से, स्पेसिफिक टू जनरल कंक्लूजन।
यानी कि इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इंडक्टिव लॉजिक। आपको ये भी पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी जान लीजिए कि इंडक्टिव लॉजिक किसने दिया है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि एरिस्टोटल ने दिया है, अरस्तू ने दिया है, लेकिन इंडक्टिव लॉजिक को बेकन ने दिया है, इसको याद रखिएगा। डिडक्टिव लॉजिक को एरिस्टोटल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द पर्पज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंक्लूड्स। देखिए, जो साहित्य की समीक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बैकग्राउंड, टू फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस, टू फाइंड आउट रिलेटिव relevant methodology, to debate the ethical aspects of research, to carry out meta analysis of bibliography, to identify the data resources। हिंदी में देख लीजिए क्या है, साहित्य की समीक्षा के प्रयोजन में शामिल है विषय की पृष्ठभूमि को समझना, शोध प्रश्नों को प्रतिपादित करना, संगत पद्धति का पता लगाना, शोध के नीतिगत पहलुओं पर वाद विवाद करना, ग्रंथ सूची का गहन विश्लेषण करना और आंकड़ों के स्रोत की पहचान करना। तो देखिए, जो साहित्य की समीक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन जो है विषय की पृष्ठभूमि को समझना, ये बिल्कुल सही है। इसके द्वारा साहित्य की समीक्षा आरओएल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विषय की पृष्ठभूमि को समझते हैं। दूसरा ऑप्शन है शोध प्रश्नों को प्रतिपादित करना, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आरओएल या रिव्यू करके ही हम क्या करते हैं, टू फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस, बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन जो है टू फाइंड आउट रिलेवेंट मेथोडोलॉजी, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि जब तक हम आरओएल या रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं किसी टॉपिक को लेकर, तब तक हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होता है। और जब हमें बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं होता है तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि उस पर्टिकुलर पास्ट स्टडी में कौन सा मेथोडोलॉजी यूज़ की गई है। यानी कि एक अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी को डिसाइड करने के लिए भी आरओएल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि अभी तक के तीनों ऑप्शन सही हैं। चौथा ऑप्शन है टू डिबेट द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च। तो देखिए, चौथा जो ऑप्शन है, डिबेट करने की क्या ज़रूरत है एथिकल एस्पेक्ट्स पे। इसका आरओएल का इससे कोई संबंध ही नहीं है कि शोध के नीतिगत पहलुओं पर वाद विवाद करना। ये ऑप्शन आपको देखने से ही थोड़ा हटके लग रहा है और ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हमें नीतिगत पहलुओं की कोई बात ही नहीं करनी है। हमें तो केवल प्रीवियस रिसर्चेस के बारे में जानना है ना, जो उस टॉपिक को लेकर हुए हैं। तो हम नीतिगत पहलू को क्यों लाएं, नीतिगत पहलू तो बाद की बात है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब ई ऑप्शन क्या है, ग्रंथ सूची का गहन विश्लेषण करना, यानी मेटा एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफी। अब ये बताइए, कभी भी आप आरओएल के द्वारा क्या मेटा एनालिसिस करेंगे बिब्लियोग्राफी का एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत है। हमें तो केवल उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस रिसर्चेस, प्रीवियस मेथोडोलॉजी, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना है ना। यानी कि ये बिब्लियोग्राफी ये भी बिल्कुल वैग टाइप का ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एफ, टू आइडेंटिफाई द डेटा सोर्सेस। ये बिल्कुल करते हैं हम आरओएल के द्वारा, ये भी पता लगाते हैं कि जो भी प्रीवियस रिसर्चेस में डेटा आइडेंटिफाई किए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो इस तरीके से अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें जो तीन ऑप्शन ऊपर के ए, बी, सी और डी और ई को छोड़कर ये वैग ऑप्शन है, इसको छोड़ दिया जाए, और एफ भी क्या है, यूज़फुल है। तो इस तरीके से जब हम सारे ऑप्शंस को कोरिलेट करते हैं तो हमको एक ऑप्शन दिख रहा है ABCF, जो कि यही इसका राइट आंसर है। यानी आरओएल का क्या क्या काम है जो हम लोगों ने देखा, ABCF में वही काम है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू आर टू कैलकुलेट स्पीयरमैन्स रो, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू वुड एंटर। एक्चुअल स्कोर्स, रैंक्स, डाइकोटोमस डेटा, नॉमिनल डेटा। कह रहा है यदि आपको स्पीयरमैन के रो का परिकलन करना हो तो आप किस प्रकार के आंकड़े प्रविष्ट करेंगे। वास्तविक मान, रैंक, द्विभाजी आंकड़ा, नामिक आंकड़ा। देखिए, जो वास्तविक मान होता है वो जो रियल वैल्यूज जेड हमें मिलती है वो होता है स्कोर्स, तो वो हम नहीं यूज़ करते हैं स्पीयरमैन के लिए। जो नॉमिनल डेटा होता है वो केवल कैटेगराइजेशन करता है, जैसे मेल और फीमेल, तो स्पीयरमैन्स के लिए हम वो भी यूज़ नहीं करते हैं। एक ऑप्शन आपका है द्विभाजी, डाइकोटोमस या डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी भी हम स्पीयरमैन्स में नहीं यूज़ करते हैं। क्यों, डाइकोटॉमी में भी केवल हम किसी भी चीज़ को दो भागों में बांटते हैं, मेल, फीमेल, पास या फेल, इस तरीके से।
तो ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ कि जो स्पीयरमैन रो कांस्टेंट होता है वो बेस्ड होता है रैंक पर, ऑर्डिनल लेवल पर बेस्ड होता है। यानी जो रैंक रो होता है ऑर्डिनल लेवल पर बेस्ड होता है, रैंक लेवल पर बेस्ड होता है। इसलिए स्पीयरमैन की ने जो दिया है उसको बोलते हैं स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड, और इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो डी जो है आपका डिफरेंस होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस हिसाब से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही होगा, रैंक, जो कि 634 कोड है, ऑप्शन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरिएबल दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ अ मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज नोन एज। देखिए बार बार अभी जस्ट लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है, वेरिएबल्स टॉपिक्स पढ़ा है क्या होता है। उसमें हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल के बारे में मैंने बताया है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, अ वेरिएबल्स दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज एज, यानी कि चर जिससे मानित चर के प्रभाव का मापन होता है उसे निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। स्वतंत्र चर कहा जाता है, आश्रित चर कहा जाता है, मिश्रित चर कहा जाता है या नियंत्रित चर कहा जाता है। तो अभी जस्ट लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि जब आईवी का प्रभाव हम किस पर देखते हैं, डीवी पर, मतलब आईवी में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। आईवी क्या है, इनपुट है, आईवी क्या है, कॉज है, आईवी क्या है, स्टिमुलस है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो आईवी देखिए क्वेश्चन में पूछ भी क्या आ रहा है कि अ वेरिएबल दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज नोन एज, यानी कि मेजर्स द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज नोन एज डीवी, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो समझ में आया, यानी कि वो वेरिएबल जो कि मेजर्स द इफेक्ट को मेजर करता है, किसके इफेक्ट को, मैनिपुलेटेड वेरिएबल को, वो क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।